कहावत है कि राम भरोसे हिंदुस्तान। शायद भारत के इतिहास में इस कदर राम भरोसे ये देश कभी नहीं रहा होगा जितना आज की तारीख में है, पिछले 11 साल से है। और अब तो राम भरोसे नहीं बल्कि यमराज भरोसे हिंदुस्तान कहा जाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश अनाथ हो चुका है, इसका कोई नाथ नहीं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई जवाबदेही तय करने वाला नहीं है। पिछले 11 सालों में मोदी सत्ता ने बार बार यह साबित किया कि इस देश को कोई नहीं चला रहा, बल्कि ये देश अपने आप चल रहा है। चाहे जैसे भी घिसट के चले, नाक रगड़ के चले, रेंग कर चले, सब कुछ अपने से चल रहा है। और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो खाली अपनी कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसको बचा कर रखने का जुगाड़ लगाते हैं। इस विमान हादसे के बाद मोदी सत्ता की, उसके तमाम मंत्रियों की जैसी हरकतें सामने आई हैं, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वैसा कभी नहीं हुआ था। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। चर्चा यह भी होगी कि लंदन की फ्लाइट क्रैश होने के बाद एक और लंदन जा रही फ्लाइट उड़ने के बाद वापस क्यों हो गई, और जो दुर्घटना हुई उसे लेकर कौन कौन सी कहानियां सामने आ रही हैं, भारत से लेकर अमेरिका तक। 12 जून को भारत में एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया और 13 जून को मुंबई से लंदन के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस हो गया। इस बारे में एयर इंडिया ने बताया कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इसलिए उड़ान रोक दी गई है। एक नहीं बल्कि कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। यानी दुनिया तबाही के एक और मंजर को झेलने के लिए आगे निकल चुकी है। और एक बात तय है कि अब कुछ भी सेफ नहीं है, न फ्लाइट न ही उसका रास्ता, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जोरदार वाला। और जो ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के नाम पर छाती पीट रहे थे, बार बार व्यापार और फोन पर जंग रुकवाने की बात कर रहे थे, उसी ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़वा दी है। इराक के बाद ईरान को मिट्टी में मिलाने की अमेरिका की तैयारी पूरी हो गई है। इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है और ईरान में कई ठिकानों के साथ परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की बात कही गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ऐसे हालात में इन देशों के ऊपर से कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। क्या पता कब कोई फ्लाइट किसी ड्रोन या मिसाइल का शिकार बन जाए। 12 जून 2025 को जब मुंबई से मिड डे अखबार पब्लिश हुआ, तब भी किसी को पता नहीं था कि अखबार के फ्रंट पेज पर छपी फोटो सच साबित होगी और भविष्यवाणी बन जाएगी। दरअसल अखबार के फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन छपा था और उस विज्ञापन में एयर इंडिया को क्रैश होकर एक बिल्डिंग से लटके हुए दिखाया गया था। और 12 जून की दोपहर तक ये बात सच हो गई। एयर इंडिया का विमान क्रैश होकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में वैसे ही लटक गया जैसे कि अखबार में छपा था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, मगर टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराकर आग का गोला बन गई। 240 से ज्यादा यात्रियों में से सिर्फ एक जिंदा बचा, बाकी सभी की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 265 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डॉक्टर, बच्चे, नवजात और आम लोग भी थे। राजस्थान की खुशबू राजपुरोहित शादी के 5 महीने बाद अपने पति के पास लंदन जा रही थीं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कईयों का पूरा परिवार उजड़ गया। डॉक्टर कोमी व्यास अपने 3 बच्चों के साथ लंदन में नई जिंदगी शुरू करने जा रही थीं, उनकी कहानी भी खत्म हो गई। मेडिकल कॉलेज में मौजूद 50 से 60 डॉक्टरों का सपना भी अधूरा रह गया। कईयों की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़कों पर लाशें बिखर गई। शव इतने जल गए थे कि DNA टेस्ट के बिना पहचानना मुश्किल है। मगर मोदी सत्ता की रील्स बेधड़क चल रही हैं, क्योंकि जब देश इस तबाही में मरमाहत था, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रील बनवा रहे थे। हादसे की जगह से बाकायदा म्यूजिक के साथ वीडियो शूट करवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। अगर शर्म नाम की चीज होती तो मंत्री जी इस्तीफा देते, रील न भेजते। मगर इस सत्ता में जवाबदेही का मतलब सिर्फ प्रचार रह गया है। आपदा में अवसर तलाशना है। ऐसा लगता है कि इस देश की खुशियों को पाला मार गया है, कोई पनौती लग गई है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं, और एक के बाद एक हादसे हुए जा रहे हैं। पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए लोग आतंकी हमले में मारे गए। बेंगलुरु में RCB की जीत का जश्न मातम में बदल गया। भगदड़ में लोग कुचल के मर गए। कुंभ नहाने गए तो वहां भगदड़ ने लील लिया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाए तो वहां भगदड़ में मारे जाएं। नौकरी पर जाएं तो मुंबई की लोकल ट्रेन से गिर के मर जाएं। विदेश घूमने जाएं तो प्लेन के टपकने का खतरा। सवाल यह है कि यह सब कुछ रुक क्यों नहीं रहा है, और एक के बाद एक इतनी खतरनाक, इतनी भयावह घटनाएं क्यों होती जा रही हैं? क्यों हर कदम पर इस देश की में मौत का साया मंडरा रहा है? क्या यह सरकार, यह सिस्टम, यह ब्यूरोक्रेसी जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुकी है? और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब में मिलता है ढोंग, संवेदनशीलता का पाखंड, दुखी होने का ढोंग, रोने धोने का ढोंग और जिम्मेदारी से भागने का ढोंग। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था और इस मॉडल का इतिहास एक्सीडेंट से भरा पड़ा है। बोइंग के इंजीनियर सैम सालेहपोर और जॉन बैरेट ने सालों पहले चेतावनी दी थी कि बोइंग अपने 787 और 777 मॉडल्स को बनाने में शॉर्टकट अपनाती है। विमान के हिस्सों को अलग अलग बनाकर
जोड़ा जाता है जिससे गैप्स रह जाते हैं। ये गैप्स विमान की उम्र घटा देते हैं, इससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है और लगातार हादसों के बाद 2013 में अमेरिका ने बोइंग के इन मॉडलों को बैन कर दिया कि ये मॉडल उड़ान नहीं भर सकते। मगर 2024 में बोइंग के विसल ब्लोअर जॉन बैरेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, यानी जिसने इस मामले का खुलासा किया था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या कर दी गई, कोई नहीं जानता। दुनिया की कोई भी एयरलाइन अब बोइंग के 787 या 777 मॉडल्स को खरीदने से कतराती है, फिर भी एयर इंडिया ने इस विमान को क्यों उड़ाया? क्या सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इन खतरों की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो क्या सिर्फ मुनाफे के लिए 242 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया? याद रखिए कि 2 साल पहले एयर इंडिया ने जब विमानों की खरीद का नया सौदा किया था तो उस सौदे के हस्ताक्षर में मोदी भी मौजूद थे। 14 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों की खरीद के लिए एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 250 एयरबस और 220 बोइंग विमान खरीदे जाने हैं। इस डील की घोषणा एक वर्चुअल इवेंट में की गई थी जिसमें मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। इस सौदे पर चर्चा के लिए मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की थी। तो ऐसा नहीं था कि मोदी सत्ता को यह पता न हो कि बोइंग के विमानों में क्या दिक्कत आती है। हादसे के शिकार फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 8000 घंटों से ज्यादा का उड़ान का अनुभव था। उन्होंने मेडे कॉल यानी आपातकाल की घोषणा भी की, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में विमान 625 फीट की ऊंचाई तक गया और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरा। लेकिन सीट नंबर 11 पर बैठे रमेश विश्वास कुमार बच गए। ऐसे ही चमत्कार के लिए कहा गया है कि जाको राखें साइयां, मार सके न कोई। हालांकि इसे लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे उस पर। रमेश कुमार ने कहा कि टेक ऑफ के दौरान जोरदार धमाका हुआ और विमान ऊंचाई पकड़ नहीं पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में छपे विशेषज्ञों के बयान को माने तो हादसे का कारण डबल इंजन फेल्योर या बर्ड स्ट्राइक हो सकता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। 2022-23 में यहां 38 बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं हुई थी। लेकिन क्या यह सिर्फ पक्षियों का दोष है या सिस्टम की लापरवाही है? क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इन खतरों को रोकने के लिए कुछ किया? जवाब है कि नहीं, क्योंकि कन्हैया कुमार ने बहुत पहले ही कहा था कि जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी सत्ता ने टाटा को जब एयर इंडिया बेचा तो कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। बाद में बैसाखियों पर टिके मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की झोली में डाल दिया। और मोदी सत्ता की असंवेदनशीलता देखिए। अमित शाह ने कह दिया कि ये एक्सीडेंट है। विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सवाल यह है कि बिना जांच के आपने कैसे कह दिया कि ये एक्सीडेंट है? जांच तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अमेरिका और ब्रिटेन की टीमें भारत आ रही हैं। क्या ये टीमें सच सामने लाएंगी या फिर सरकार के इशारे पर लीपापोती करेंगी? सवाल यह भी है कि क्या सरकार उन्हें जांच करने देगी? अमित शाह ने कहा कि 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट किए जाएंगे क्योंकि शवों की हालत ऐसी है कि पहचानना मुश्किल है। तो क्या यह टेस्ट सिर्फ दिखावा है? क्योंकि गृह मंत्री तो पहले ही हादसे को एक्सीडेंट करार दे चुके हैं और एक्सीडेंट के मामले में मोदी सत्ता का रवैया बहुत ही खराब है, हद से ज्यादा खराब है। चाहे कुंभ की भगदड़ हो या उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा। 2023 में हुए बालासोर हादसे में 296 लोग मारे गए थे। कई शवों की पहचान भी नहीं हुई थी और लोग आज भी अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस हादसे के बाद भी डीएनए टेस्ट हुए थे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, मुआवजा भी नहीं मिला क्योंकि शव लापता है। डेड बॉडीज का पता ही नहीं है। मुआवजा सिर्फ उन परिवारों को मिला जिनके शव मिले। 44 परिवारों के डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुए। मफोजा बीवी और सांजू देवी आज भी अपनों का इंतजार कर रही हैं। क्या अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों का भी यही हाल होगा? क्योंकि सरकार तो हादसे के बाद डेड बॉडी भी नहीं निकाल पाती है। जिंदा लोगों को बचाने की तो छोड़ ही दीजिए। क्या अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों का भी यही हाल होगा? नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये वही मंत्री हैं जो हादसे के बाद रेल बनवाने में व्यस्त थे। क्या यह जांच एक जुमला है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही देख लीजिए। बालासोर हादसे के बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, नया स्टेशन, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा की बात की थी। लेकिन आज भी वही स्टेशन बारिश के पानी में डूब जाता है और वहां पीने का पानी तक नहीं है। सवाल यह भी है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा के एमपी फंड का क्या हुआ? कोई नहीं जानता। सब कुछ सिर्फ कागजों में हुआ और अब अहमदाबाद हादसे के बाद भी वही पुराना राग दोहराया जा रहा है। जांच होगी, दोषी पकड़े जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कभी कोई बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है? क्या कभी किसी की जवाबदेही तय होगी? 2014 के बाद न जाने कितने हादसे हुए लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। सवाल यह है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? यात्रियों की सुरक्षा? नहीं। उनकी सुविधा? बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि इस सरकार को चाहिए आपका डेटा। एयरपोर्ट पर यात्रा के लिए गेट रिजर्व है ताकि हर यात्री का
डेटा इकट्ठा हो सके। ये डेटा क्यों चाहिए? ताकि जनता पर नजर रखी जाए, टारगेटेड मैसेज भेजे जाएं और वोटों की राजनीति की जाए। लोकतंत्र का ब्लैक बॉक्स खुल चुका है और वो चीख चीख कर बता रहा है कि सत्ता जवाबदेही से भाग रही है। ब्यूरोक्रेसी सेल्फी और रील्स में उलझी है। भ्रष्ट और कामचोर अधिकारी बस इवेंट करवाकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और जनता वो ट्रेन हादसों में, प्लेन क्रैश में, आतंकी हमलों में और भगदड़ में मौत को गले लगा रही है, कहिए कि जान दे रही है। और हाँ, एयर इंडिया की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे ये देश 11 साल से मोदी सत्ता को झेल रहा है, वैसे ही एयर इंडिया को भी झेल रहा है। पिछले कुछ महीनों से एयर इंडिया के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, किसी वीडियो में एसी काम न करने की शिकायत तो किसी में खराब सर्विस की शिकायत। अब ये तो वो चीजें हैं जो बाहर से दिख जाती हैं, आम आदमी देख सकता है, मगर भीतर क्या क्या गड़बड़ी है वो तो आम आदमी देख नहीं सकता। और उसी का रिजल्ट इस तरह से सामने आता है। आकाश वत्स नाम के एक व्यक्ति ने क्रैश से पहले का वीडियो शेयर किया था, जिसमें विमान की खराब हालत साफ दिख रही थी। यहां तक कि मोदी सत्ता के एक मंत्री ने कुछ महीने पहले खुलेआम एयर इंडिया की शिकायत की थी, सीट बहुत खराब थी। और वो मोदी सत्ता के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और इस ऐलान को लेकर गोदी मीडिया वाले उछलने लगे मानो बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन क्या पैसा किसी की जिंदगी लौटा सकता है, किसी का परिवार लौटा सकता है? क्या यह मुआवजा सिस्टम की नाकामी को छिपा सकता है? बिल्कुल, यह काम हो सकता है। यह पैसा सिस्टम की नाकामी को छिपा सकता है, गोदी मीडिया की जबान पर ताला लगाया जा सकता है और गोदी मीडिया टाटा ग्रुप को आसमान में चढ़ा सकता है, सरकार की वाहवाही कर सकता है। फिर न कोई कवरेज होगी, न किसी को पता चलेगा कि कहीं कोई विमान हादसा भी हुआ था। वैसे भी 2014 के बाद से मोदी सत्ता ने गोदी मीडिया को अपना गुलाम बना रखा है और हादसे के बाद इन गुलामों का नाटक सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। बड़े बड़े न्यूज एंकर दहशत में दिख रहे थे, सुपरस्टार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन यही लोग बालासोर ट्रेन हादसे पर चुप थे, पहलगाम के आतंकी हमले पर चुप थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चुप थे। क्यों? क्योंकि ये नफरती लोग बिजनेस क्लास में हवाई जहाज में उड़ते हैं और जब हादसा उनके क्लास को छूता है तभी उनकी संवेदनशीलता जागती है, उनकी मानवता को गुस्सा आता है। और इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हादसे का इस्तेमाल नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एयर इंडिया के हादसे पर शोक जताया तो अनुभव गुप्ता नाम के एक नफरती चिंटू ने उनकी मौत की कामना कर दी, कहने लगा कि तुम भी जाके मर जाओ। लोगों ने अनुभव गुप्ता की प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि ये आला दर्जे का नफरती चिंटू है, उसी फैक्ट्री से निकला है जो अमित मालवीय नाम का एक व्यक्ति चलाता है। मगर यह नफरत सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, यह नफरत संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण के खिलाफ है। और राहुल गांधी आज इसी की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने दिल्ली पुलिस में अनुभव गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर विपक्ष के खिलाफ केवल नफरत का जहर यूं ही फैलाया जाता रहेगा। गोदी मीडिया की असंवेदनशीलता को ऐसे भी समझिए कि कुछ लोगों ने हादसे के बाद एआई से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को गले मिलकर रोते हुए फोटो बनाने को कहा। ग्रोक ने इसे असंवेदनशील बताकर मना कर दिया, लेकिन सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले चैनल ने तो हद पार कर दी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस हादसे में मारे गए हैं, मगर चैनल ने उनका एआई जनरेटेड वीडियो दिखाया। क्या यह पत्रकारिता है? नंबर 1 होने की ऐसी होड़ कब खत्म होगी? गोदी मीडिया के चैनलों से ज्यादा संवेदनशील तो एआई निकला, लेकिन हमारी मीडिया और सत्ता को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए कि यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, यह उस सिस्टम का नतीजा है जो जवाबदेही से भागता है। जब आप सत्ता को भगवान मान लेते हैं, सवाल पूछना पाप समझते हैं, तो जवाबदेही की चिता जल जाती है। और बिना जवाबदेही की यह सिस्टम एक छुट्टा सांड की तरह होता है, भागता रहता है, सारी फसलों को नष्ट कर देता है, जिस तरह देश की फसलें नष्ट हो रही हैं। कभी ट्रेन पलटने में, कभी गिरते होर्डिंग में, कभी टूटते पुल में, कभी आतंकियों की गोली से और कभी प्लेन क्रैश में। जनता मारी जा रही है, लेकिन सत्ता निश्चिंत है, उसे पता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। और ये भी याद रखिएगा कि हादसे के बाद अमित शाह जैसे लोग आपके जख्मों पर मरहम लगाने नहीं, सिर्फ बयान देने आते हैं। नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाते हैं, शोक जताने नहीं, क्योंकि कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। संसद का गला घोंट दिया गया है, विपक्ष को सवाल पूछने की मनाही है और सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछता है, सत्ता के अंधभक्त उसे गरिया के निकल जाते हैं। सांसद मोदी की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और सिर्फ मोदी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़े हैं। नागर विमानन मंत्रालय की लापरवाही पर कोई सवाल नहीं उठाता, बोइंग की खामियों पर कोई बहस नहीं होती, एयर इंडिया की बदहाल सर्विस पर कोई जवाब नहीं मांगा जाता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस हादसे पर शोक जताया, लेकिन सत्ता समर्थक उन पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या यही है हमारा लोकतंत्र, जहां सवाल पूछने वालों को गाली मिलती है और जवाबदेही की बात करने वालों को धमकी? सवाल यह है कि इस हादसे की जांच में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कर सकता है क्या उसके पास भी टाइम है, या फिर अगली होली का इंतजार किया जाए, या फिर यह मामला भी बालासोर की तरह दफन हो जाएगा? यूपी की बहादुर बेटी नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया तो अंधभक्त उनके पीछे पड़ गए, और तब नेहा ने सही कहा था कि मेरी नहीं, सरकार की संवेदनशीलता चेक कीजिए, जनता को चुप रहने के लिए मत बोलिए, सत्ता का कॉलर पकड़िए, हिसाब मांगिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये हादसे रुकेंगे नहीं। सवाल यह है कि जनता कब तक ऐसे हादसों पर चुप रहेगी, कब तक सब कुछ इग्नोर करती रहेगी? खुद से सवाल करिए कि क्या आप खुशबू राजपुरोहित को
भूमि व्यास या विजय रूपाणी की तरह किसी हादसे की भेंट चढ़ जाना चाहते हैं। टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान किया है, गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन ये सब तबाही के बाद के कथित मरहम है। जरूरी सवाल यह है कि इस तबाही को रोका क्यों नहीं गया। बोइंग की खामियां जगजाहिर थीं, एयर इंडिया की बदहाली सबके सामने थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक का खतरा था, फिर भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। नागर विमानन मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है? क्या राम मोहन नायडू और अश्विनी वैष्णव हादसों के बाद भी कुर्सी से चिपके रहेंगे? क्या ये बेहयाई की पराकाष्ठा नहीं है? क्या अमित शाह सिर्फ बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश की जनता अब भी चुप रहेगी, सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी, अपनी मौतों पर भी जबान नहीं खोलेगी?